बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी बात है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम क्या पढ़ा रहे थे? अभी हमारा चल रहा था व्याकरण चल रहा था, है ना। व्याकरण को बुक से हम पढ़ा रहे थे और हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। पहला वाक्य, दूसरा वाच्य और तीसरा पद विचार, ठीक है। हमने अपने गद्य से भी, गद्य खंड से भी हमने 3 अध्याय अपने किए। कौन कौन से किए थे? हमने किए थे पूरे गद्य खंड से हमने स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, राम लक्ष्मणी पुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत, और तीसरा लेसन हमने कराया है यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज, ठीक है। आज इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए हम चलेंगे काव्यखंड की ओर और काव्यखंड में हम क्या पढ़ाएंगे आज? लेसन 4 यानी अध्याय 4। अध्याय 4 हमारा क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य, ठीक है। इसमें भी हमने 3 अध्याय करा दिए हैं, सूरदास, तुलसीदास, देव, और आज है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के हमारे कवि हैं, ठीक है। छायावादी युग के प्रवर्तक हमारे कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 अर्थात 30 जनवरी 1889 को। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म स्थान है वाराणसी, ठीक है। इसको हम पहले बनारस के नाम से जानते थे, आज हम इसको जानते हैं वाराणसी के नाम से, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी शिक्षा बहुत अधिक नहीं थी, इन्होंने घर ही पे रह के स्वाध्याय किया। इनकी शिक्षा क्यों अधूरी रह गई? इनकी शिक्षा अधूरी रहने का कारण ये था कि इनके पिता की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई और माँ की भी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई। और घर में इनके 3 भाई थे, ठीक है, जिसमें कि ये दूसरे नंबर पे थे। तो इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी और छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो घर का वातावरण था वो थोड़ा सा, जो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक पूरी की। लेकिन 8वीं तक भी पूरी करने के बावजूद उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया, ठीक है, और बहुत अच्छे से किया। आज जयशंकर प्रसाद एक नामी गिरामी हस्ती है, कोई ऐसा नहीं है जो जयशंकर प्रसाद जी का नाम नहीं जानता है। जयशंकर प्रसाद एक बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार हैं और काव्य में तो उनको महारत हासिल है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में इन्होंने गद्य में जो काव्यखंड किए उसमें कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये 4 इनकी जो कविताएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कामायनी, लहर, झरना और आंसू। अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चारों के बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, कि ये किसके द्वारा रचित हैं। कौन कौन सी? कामायनी तो सबसे प्रमुख है, उसमें आंसू, झरना और लहर। इनकी कहानियों में आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी, ये इनकी कहानी है। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। कंकाल इसमें बहुत अच्छा इनका उपन्यास है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंकाल, तितली और इरावती। निबंध इन्होंने लिखा था काव्य और कला, काव्य और कला इनका एक निबंध था। और इन्होंने चंपू काव्य भी लिखा है, ठीक है। चंपू राजाओं द्वारा रचित होता है ये, मतलब चंपू राजाओं के बारे में होता है ये। चंपू काव्य लिखा था जिसका नाम था प्रेम राज, ठीक है। कुल इन्होंने 27 रचनाएं लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 27 रचनाएं लिखी हैं। ये किस युग के थे लेखक? ये लेखक थे छायावादी युग के लेखक थे। और इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 14 जनवरी 1937 में। 1937 में इनका मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, इनका पढ़ते हैं आत्मकथ्य। बच्चों, आत्मकथ्य और आत्मकथा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपने आत्मकथा सुना होगा, पर ये क्या है? आत्मकथ्य। आत्मकथा क्या होती है?
आत्मकथा वो होती है जिसमें जो लेखक होता है अपने संपूर्ण जीवन के बारे में बताता है, ठीक है। उनके संपूर्ण जीवन की रचना उसमें होती है, वो आत्मकथा होती है। और आत्मकथा क्या होता है, जिसमें संपूर्ण ना होकर जीवन के कुछ क्षणों के बारे में जब लेखक अपने बारे में लिखता है, जीवन के कुछ क्षणों के बारे में, ठीक है, संपूर्ण ना होकर सिर्फ केवल कुछ क्षण यानी कुछ बातें ही वो अपने जीवन की बताता है, उसे हम कहते हैं आत्मकथ्य। तो आज का जो हमारा अध्याय है आत्मकथ्य, ये जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित है, ठीक है। एक बार क्या होता है कि प्रेमचंद उन्हीं के साथी हैं, प्रेमचंद जिसके बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो प्रेमचंद आदि बहुत से कवि इनके मित्र थे, जयशंकर प्रसाद जी के मित्र थे, और हंस पत्रिका का उस समय संपादन हो रहा था, ठीक है। तब बहुत से कवियों जो इनके मित्र थे उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी आप अपने बारे में अपनी आत्मकथा लिखिए, ठीक है। और उन्होंने उनके आग्रह को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उनके मना करने का क्या कारण था, वही जवाब उन्होंने अपनी आत्मकथा के द्वारा दिया कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि वो अपनी आत्मकथा लिखे, ठीक है। उनके दोस्तों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लिख पाऊंगा और लिखने से आप ही दुखी होंगे, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं बताऊं और आप लोग उसके बारे में सुन के आपको कोई खुशी मिलेगी। ऐसा मेरे जीवन में कोई भी ऐसा क्षण नहीं आया है जिससे आपको पढ़कर खुशी होगी या जानकर खुशी होगी, ठीक है। तो उन्होंने उसी का जवाब दिया है कि मैं ये क्यों नहीं लिखना चाहता, अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। तो हम शुरू करते हैं अपनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य। बच्चों आत्मकथ्य शुरू करते हैं। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, ठीक है। अभी हम यहाँ तक अर्थ बताएंगे, खाली 1 2 3 4 5 6 पंक्तियों का अर्थ बताएंगे। पहले इसको हम 3 खंड में बांट लेते हैं कि बहुत लंबा है तो आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम इसको 3 खंड में बांटते हैं। तो पहले खंड का अर्थ क्या है, मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कहता है मधुर मतलब होता है मन रूपी भौरा, मधुर मतलब मन रूपी भौरा। जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे कहते हैं कि जो मन रूपी भौरा है गुनगुनाकर कह जाता, वो गूं 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 कैसे करता है ना, तो गूं गूं करके वो हर फूल पर बैठता है। एक फूल का रस उसने पिया, फिर दूसरे फूल पे बैठता है, फिर दूसरे से हटके तीसरे पे बैठता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन रूपी भौरा है वो हर फूल पर बैठकर अपनी एक कहानी बनाता जाता है। क्या कहानी है, वो कहानी ये है कि वो कभी भी उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, अपने जीवन में उसे कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तभी वो एक फूल से हटकर दूसरे फूल से हटकर तीसरे फूल पर जाता है और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। उसकी प्यास कैसी है, अतृप्त है, यानी कि तृप्त नहीं हुई है। अगर उसकी प्यास तृप्त होती तो वो शायद एक ही फूल से अपना रसपान करता, लेकिन जो मन रूपी भौरा है उसको कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उसकी एक नई नई कहानियाँ चला करती है। ऐसे ही मेरे जीवन की कहानी है जो हर पल बदलती रही है, मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। और मुझे मेरी जो अतृप्त कहानी है, मतलब जो मेरे जीवन की अतृप्त प्यास है, उसको जान के तुम क्या करोगे, उसको जान के तुम क्या करोगे, मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो कैसा है, अतृप्त है। जिस प्रकार मन रूपी भौरा जो होता है प्रत्येक फूल पर गुनगुनाकर क्या करता है, गुनगुनाता है, उसका रसपान करता है और आगे बढ़ जाता है, और उसकी एक नई नई कहानियाँ चलती रहती हैं। आज इस फूल पे, कल दूसरे फूल पे, कल तीसरे फूल पे, उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तभी तो वो दूसरे फूल पे जा रहा है। अगर संतुष्टि प्राप्त हो जाती तो वो एक ही फूल से रसपान कर लेता। ऐसे ही मेरा जीवन है जो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मेरा जो जीवन है वो भी कभी घने वृक्ष की तरह था, ठीक है। जो मेरा जो जीवन था वो भी कभी घने वृक्ष की तरह था, तो मतलब मेरा जो जीवन रूपी वृक्ष था वो भी कैसा था, वो भी हरा भरा था, और उसमें खुशियाँ थी, उसमें प्रसन्नता थी, उसमें हर्ष था, उसमें उल्लास था। लेकिन आज क्या है,
आज मुरझा कर गिर रही पत्तियां का मतलब हुआ कि आज जो मेरा जीवन है वो कैसा हो गया, वो पतझड़ के समान हो गया। अब उसमें कोई भी पत्तियां नहीं बची, अर्थात उसमें कोई भी उमंग, कोई भी तरंग, कोई भी खुशी, कोई भी उल्लास नहीं बचा है। अब मेरे जीवन में कोई भी खुशियाँ नहीं है। तो जब मेरे जीवन में खुशियाँ ही नहीं है तो उसको मैं लिख के क्या करूँगा और तुम सुन के उसे क्या करोगे। मैं इसलिए ये आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, आगे कहते हैं कि इस अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है, इस नीलिमा मतलब आकाश, नीला आकाश होता है ना, इस नीले आकाश का जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ पे साहित्य रूपी आकाश में आज न जाने कितने लोगों का जीवन इतिहास भरा पड़ा है। अर्थात कितने लोग आए इस अनंत आकाश के नीचे, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोगों का इतिहास है, ठीक है, कितने लोगों का इतिहास बना हुआ है। लेकिन आज इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि इस साहित्य रूपी आकाश में अनगिनत लोगों का इतिहास, जीवन रूपी इतिहास भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। लोग आए, उन्होंने उनकी आत्मकथाएं लिखी गई और वो आत्मकथाएं पढ़ के खत्म हो गई, मतलब लोग आए और आके अपनी जीवन लीला समाप्त करके चले गए। तब भी कहते हो यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, ठीक है। और आत्मकथा लिखने के बाद लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सहानुभूति तो नहीं दिखाते, क्या करते हैं, उनका मलिन यानी कि तुच्छ उसका उपहास उड़ाते हैं, ठीक है। लोगों के बारे में जानकर, जो संसार के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके बारे में जानकर, उनकी आत्मकथा को सुनकर, उनके बारे में अच्छे से सब कुछ जानकर उनका क्या करते हैं, सहानुभूति नहीं दर्शाते, वो क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते, पास में मजाक उड़ाते हैं, उनको बारे में जानकर उनकी उल्लंघना करते हैं, ठीक है। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, और इतना सब कहने के बाद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलताओं को आत्मकथा के द्वारा व्यक्त करूं। तब भी तुम क्यों कह रहे हो, अपने मित्रों से कहते हैं कि फिर भी तुम क्यों कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यस गागर रीति, गागर रीति, रीति मतलब खालीपन। मेरा जो जीवन है, मतलब जीवन रूपी जो मेरी गागर है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेष नहीं, उसमें कोई भी सुख नहीं है, कोई भी हर्ष नहीं है, कोई भी उल्लास नहीं है, कोई भी उमंग नहीं है। क्या तुम ये देखकर, ये जानकर क्या तुम सुख पाओगे, क्या तुमको खुशी मिलेगी, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। मेरा जो जीवन है वो कैसा है, मेरा जो जीवन है वो अंधकारमय है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं उसको बताऊं और तुम उससे खुश हो जाओ। मेरा जो जीवन है वो सामान्य लोगों के जीवन की तरह है। मेरा जो जीवन है वो कैसा है, बिल्कुल सामान्य लोगों के जीवन की तरह है, जिसमें कोई भी खुशी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है कि बहुत मैं महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जयशंकर प्रसाद अगर हूँ तो अपने श्रोताओं की वजह से हूँ और अपने आप लोगों की वजह से, अपने मित्रों की वजह से हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं महान बनूं और अपनी आत्मकथा को लिखूं और लोग उसको पढ़ के मेरे बारे में अच्छा सोचें, जबकि मेरे क्या करेंगे, वो उलाहना ही करेंगे। उपहास मतलब मेरे उपहास करेंगे, मेरी बुराई ही करेंगे मेरे बारे में जानकर। तो मैं क्यों अपनी आत्मकथा लिखूं। मेरी आत्मकथा ना लिखने का कारण यही है कि मैं इसलिए अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता, ठीक है। अब दूसरा पैरा पढ़ेंगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब आगे जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी जो आत्मकथा लिखकर, मैं अपनी आत्मकथा को सार्वजनिक करके अपना उपहास मैं नहीं उड़ाना चाहता हूँ, ठीक है। कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ और सब लोग सार्वजनिक मतलब सब लोग जान जाएं और मेरा उपहास बने, ठीक है। तो कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। जब मेरी आत्मकथा तुम जानोगे, मेरे बारे में जानोगे, ठीक, मेरे दुखों के बारे में जानोगे, मेरी कमियों के बारे में जानोगे, तो कहीं ऐसा ना हो मित्रों कि तुम उससे उदास हो जाओ, तुम उससे दुखी हो जाओ और तुम्हें कहीं ऐसा लगे, अपने को दोषी तुम मत समझना कि मैं ही इसको दुखी करने का कारण हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र ये समझे कि मैंने ही इसके दुख को उधेड़ा है। उधेड़ा है मतलब
मतलब इसमें हम ही लोगों ने इससे कहा था कि अपनी आत्मकथा लिखो, और इसने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो इसकी आत्मकथा के अंदर तो इतनी दुख थी, इतनी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी कि वो आपको खुद लगेगा कि मैंने क्यों गलती कर दी ऐसी, अपने को ही दोष दोगे तुम, ठीक है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। मतलब कि जो मेरी गागर खाली थी, मेरा जीवन रूपी जो मेरा जीवन है, गागर रूपी जीवन जो मेरा था वो खाली है। उन्होंने पहले बताया कि मेरा जो जीवन रूपी, मेरी जो गागर है जीवन रूपी वो खाली है। और कहीं ऐसा ना हो मित्रों, मेरी आत्मकथा को जानकर तुम अपने को ही दोषी समझो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी मेरी आत्मकथा को जानकर तुम ये मत समझना कि हम ही इसके जीवन का जो रस था उसको समाप्त करने वाले हम ही हैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो भी भविष्य में अतीत में गलतियाँ की, जो भी मैंने भूले की, जो भी मेरी कमियाँ हैं, और जो भी प्रवंचना मतलब मुझे ठगा गया है, छला गया है, प्रवंचना मीन्स धोखा दिया गया है मुझे, वो सब मैं आपको बताऊं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आत्मकथा के द्वारा जो भी मेरी कमियां थी, जो भी मेरी भूलें मैंने की है अपने अतीत में, और जो भी मुझे ठगा गया है, मुझे छला गया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो आपको बताऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मधुर चांदनी यानी चांदनी रातें का मतलब है यहाँ सुखद दिनों की, ठीक है। मैं अपनी जो मेरे कुछ क्षण ऐसे बीते हैं, मेरे भी कुछ क्षण ऐसे थे जो बहुत मधुर थे। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए थे जो कि बहुत मधुर थे। मेरे जीवन में भी सुखद रातें आई थी, सुख की रातें आई थी, सुख के पल आए थे, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक क्यों करूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और उन पलों में मैंने भी हंसा है, मैंने भी जीवन जिया है, ठीक है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन पलों में, जो मेरे चांदनी रातें अर्थात जो मेरे पास सुख की रातें आई थी, उनको भी मैंने जिया है। कुछ पल ऐसे मेरे साथ बीते हैं जिनको मैंने क्या किया है, जिया है। उसके साथ में मैंने भी हंसा है, खिलखिला के मैं हंसा भी हूँ, लेकिन मैं उसको क्यों सार्वजनिक करूँ। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में, ठीक है। यहाँ पर वो अपनी प्रेमिका के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी मेरी प्रेमिका मतलब मेरी पत्नी आई थी। इनकी बच्चों में बता दूँ कि इनकी 3 शादियाँ हुई थी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादियाँ हुई थी, लेकिन तीनों ही पत्नियां इनकी खत्म हो गई थी, ठीक है। आगे देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। लेकिन मेरे पास जो मेरी सुखद रातें थी, यानी कि सुखद चांदनी रात, मेरा जो सुख था वो मुझे पूरी तरह से मिला नहीं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जो मैं सपना देख रहा था कि मेरे साथ मेरी प्रेमिका है और हमने एक अच्छा समय बिताया, वो सुख मुझे अधिक क्षण तक प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन मतलब मेरी बाहों में आते आते, मेरे गले लगते लगते वो मेरे मुस्कुराकर मुझसे चला गया, मुझे छोड़कर वो चला गया, ठीक है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसमें क्या बताया गया है, वो अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका थी वो इतनी सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी। मेरी जो प्रेमिका थी वो बहुत सुंदर थी, और उसके जो कपोल मतलब गाल, अरुण मीन्स लाल, ठीक है। और जो उसके जो गाल थे वो इतने लाल थे, ऐसे लाल थे मानो अनुरागिनी मतलब प्रेम करने वाली। उषा मतलब जब सूर्य की किरणें उदय होती हैं तो वो लाल होती है ना, सुबह के समय को क्या बोलते हैं, उषा। तो जो उषा थी, जो अपनी लालिमा, जो उषा की लालिमा थी, वो भी किससे लेती थी, मेरी प्रेमिका के गालों से। मेरी प्रेमिका के जो लाल लाल गाल थे उससे जो उषा थी वो भी लालिमा लेती थी और अपनी मांग को भरती थी। निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि अपनी मांग को वो भरती थी। उन्होंने कितनी अच्छी वो दी है, उसकी रूप अलंकार का दिया है कि जो मेरी प्रेमिका थी उसके गाल कैसे थे, उसके गाल इतने लाल थे, मतलब कि सुंदर थी, और उसके गाल ऐसे लाल थे कि उससे जो उषा थी वो भी उसकी लालिमा को चुराकर अपनी मांग को भरती थी, ठीक है। कहाँ थे हम, उसकी स्मृति पाथे बनी है ठकी पथिक की पंथा की, ठीक है। आज स्मृति मतलब यादें, ठीक। आज मेरे पास केवल उसकी यादें हैं, आज मेरे पास वो नहीं है, जो मेरी प्रेमिका है आज वो मेरे पास नहीं है, लेकिन
उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। पथिक मतलब होता है यात्री, स्मृति मीन्स यादें, पाथे मतलब रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन बोलते हैं पाथे को, पंथा मतलब पथिक। ठीक है, तो कहते हैं कि आज जो उसकी यादें हैं वही मेरे जीवन में शेष हैं। आज मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस उसकी यादें ही शेष है। और जो उसकी यादें हैं वही, जैसे कि एक यात्री को, एक थके हुए यात्री के पास भोजन मिल जाता है और वो तृप्त हो जाता है, वैसे ही मेरे पास, मैं ऐसा यात्री हूँ जिसके पास जो पाथेय रूपी जो यादें हैं वो मेरे पास हैं। ठीक है, और उसी से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सुख या संतुष्टि प्राप्त हो रही है। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब कंथा बोलते हैं गुदड़ी को, जो गुदड़ी नहीं होती है, जो कंथा अर्थात गुदड़ी, गुदड़ी उसे बोलते हैं जो पुराने कपड़ों की बना के एक कथरी बना देते हैं और उसको फिर हम सिलाई कर देते हैं। तो कहते हैं कि सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी मेरे अतीत को तुम क्यों झांकना चाहते हो, उसकी सिलाई, सीवन मतलब सिलाई, उसकी सिलाई को उधेड़ कर तुम उसके अंदर क्या देखना चाहते हो, कंथा यानी कि गुदड़ी देखना चाहते हो। मतलब मेरे जो मेरी कमियां हैं, मेरी बुराइयां हैं, जो मेरी दुर्बलताएं हैं, क्यों तुम उसको उधेड़ना चाहते हो, मतलब क्यों तुम गड़े मुर्दे फाड़ना चाहते हो, ऐसा कहकर कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। जो मेरा दुख है वो मेरे अंदर ही है। ठीक है, जो मेरा दुख है, जो मेरे जीवन में बीता है, वो सब मैं अपने अंदर रखना चाहता हूँ, मैं उसको सार्वजनिक करना नहीं चाहता, कथा को लेकर मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। तो तुम क्यों गड़े मुर्दे फाड़ रहे हो, क्यों उस सिलाइयों को उधेड़ रहे हो जिसके अंदर पुरानी गुदड़ी भरी हुई है। ठीक है, जब हम कतरी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पुराने पुराने कपड़ों को अंदर भर देते हैं, उसके बाद सिलाई मार देते हैं। ठीक, तो वे कहना चाह रहा है कि उस सिलाई को तुम उधेड़ कर वो पुराने कपड़े देख के क्या करोगे। ठीक, तो यानी पुरानी यादों को उधेड़ कर आप, तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं क्या होऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जो जीवन है बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा, और बहुत कोई खुशी नहीं उसमें, बहुत छोटा सा मेरा जीवन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं बताऊं और आप उसको सुन के खुश हो। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों की आत्मकथाओं को सुनूं, मौन होकर, चुपचाप होकर मैं दूसरों की आत्मकथाओं को सुनूं, जिसको सुनकर मुझे कुछ अच्छा ज्ञान मिले, कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बात पता चले। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी जो सीधी सादी आत्मकथा है उसको तुम सुनकर क्या करोगे, उसको तुम्हें सुनकर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मेरी जो छोटी सी सीधी सादी जो मेरी आत्मकथा है, यानी मेरे बारे में जो मेरे जीवन की घटनाएं हैं, उनको जानकर तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी समय भी नहीं है, ऐसा भी कोई समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं, और जो मेरी सोई हुई, जो मेरी व्यथाएं हैं, मेरे जो कष्ट है, मेरे जो दुख है, वो अभी सोए हुए, तुम उसको क्यों जगाना चाह रहे हो। वो अब सो चुकी हैं, जितनी भी मेरे दुख थे, मेरी तकलीफ थी, मेरी जो भी वेदनाएं थी, कष्ट थे, वो सब अब सो चुके हैं, थक चुके हैं, थक के वो सो चुके हैं। तो अब उनको तो मत जगाओ, क्योंकि अभी भी आप इस समय कोई ऐसा समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को कहूँ। तो जितनी पंक्तियां हैं उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपने बारे में बताया है कि मैं ये आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाह रही हूँ। उन्होंने उसका उत्तर दिया, उस उत्तर के जवाब में उन्होंने, प्रति उत्तर के जवाब में उन्होंने ये आत्मकथ्य लिखा है। तो इसका है आत्मकथ्य का काव्य सौंदर्य। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, छंद इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, मुक्तक छंद। ठीक है, भाषा जो इसमें है सरल, सहज और भाव के अनुकूल है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, आपको हर पंक्ति से समझ में आ रहा था कि वो अपनी करुण वेदना बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और जीवन इतिहास, तीसरी लाइन में जीवन इतिहास है। यहाँ पे उन्होंने कौन सा अलंकार किया है, यहाँ पे उन्होंने रूपक अलंकार किया है, और क्या बहुत जगह पर इनका अनुप्रास अलंकार भी है। रस इन्होंने श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शोक है इनका। ठीक है, और जो इनकी शैली है वर्णनात्मक शैली, उन्होंने अपने दुखों का वर्णन किया तो वर्णनात्मक शैली है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा बार बार। थोड़ा सा आपको खड़ी बोली में लिखा गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़रा सी, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी हम कल आपको ड्राइव क्लास में कब समझाई देंगे दोबारा से। ठीक है, तो बच्चों फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।